सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी सीधी तस्वीरें मैं कुरुक्षेत्र से आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूँ। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे उन सभी से मेरी प्रार्थना, आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। और आज मेरे पैनल में जो जुड़ेंगे एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जो लंबे अरसे के बाद आज मीडिया के सामने रूबरू हुए हैं। और स्वागत के लिए यदि मैं सच बताऊं तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी आज लड्डुओं से जो है इनका स्वागत किया गया, क्योंकि बेबाक बातचीत के माहिर हैं लक्ष्मीकांत जी। और आगे की जानकारी इन्हीं से लेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है लक्ष्मीकांत जी। धन्यवाद सुभाष भाई। जी बताइए कि आज जो है लड्डुओं से जो है वो आपका स्वागत किया गया, और जगन्नाथ जी हैं उनके बारे में अखबारों की सुर्खियां भी आज जांबाज योद्धा है लक्ष्मीकांत अरोड़ा जी ने भी आपको बताया है, तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए सुभाष भाई, सबसे पहले तो जो बार के साथियों ने, वकील भाइयों ने, अ, स्वागत तो उसको क्या कहें, लेकिन एक खुशी उन्होंने जाहिर की है जी और स्वास्थ्य लाभ करने पर उन्होंने बधाइयाँ दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। तो मैं उन तमाम साथियों का, बार के तमाम सदस्यों का जी धन्यवाद करता हूं कि इतना प्रेम, इतना स्नेह उन्होंने मुझे दिया है। जी और उसके अलावा करीब 2.5 महीने के बाद मैं मैदान में वापस आया हूँ। बीमार था, तबीयत कुछ खराब थी। जी परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से और उन तमाम साथियों की दुआओं का असर है, तमाम चाहने वालों की दुआओं का असर है कि उन्होंने परमात्मा से मेरे स्वास्थ्य के लिए दुआएं की। मैं उन तमाम साथियों का, चाहे वो किसी भी माध्यम से, चाहे मुझसे खुद मिल करके, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, हर व्यक्ति ने जो मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे स्वास्थ्य के लिए दुआ की है, तो मैं उन तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं। और उम्मीद करता हूं, वैसे ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि दुआओं का जो असर होता है वो बहुत दूर तक जाता है, और मैं इन दुआओं का कर्ज, शुभकामनाओं का जो कर्ज है वो कभी उतार नहीं पाऊंगा। किसी भी सदस्य का, जिसने भी की है, न केवल बार के सदस्यों का, बल्कि किसी भी साथी ने, किसी भी दोस्त ने, किसी भी भाई ने मेरे लिए दुआ की है, तो मैं उसकी दुआओं का कर्ज कभी उतार नहीं पाऊंगा। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति हूं, सामाजिक व्यक्ति हूं, एक प्रयास, एक कोशिश जरूर रहेगी कि जो जिस तरीके के जो जीवन रहा है, पहले भी जनता के लिए था और आगे और इसमें और जोश के साथ, क्योंकि देखिए एक बल मिलता है आपको, एक ताकत मिलती है। और इस दौरान कहीं ना कहीं मुझे परमपिता परमात्मा ने यह ताकत दी है, उन भाइयों के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से, उनकी शुभकामनाओं से, कि मैं कह सकता हूं कि और जोश के साथ और हौसले के साथ जितना मुझसे बन पड़ेगा, उससे कहीं ज्यादा, जहां तक मेरी हद है उससे हद से ज्यादा जाकर के करने का मैं प्रयास करूंगा। और तमाम लोगों का जहां मुझसे हो सका मैं उनके लिए जीने का प्रयास करूंगा। लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि आप बेबाक बातचीत के माहिर माने जाते हैं और विपक्ष पर जो है बड़े गरजते हो आप, तो सबसे पहला सवाल मेरा गीता जयंती को लेकर है। कुरुक्षेत्र के अंदर गीता जयंती जो धूमधाम से बनाई जा रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भी आ चुके हैं और सीएम मनोहर लाल खट्टर भी, तमाम नेता यहाँ का दौरा कर रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? सुभाष भाई, देखिए वही बात है, सवाल तो अब विपक्ष में तो हम खुद बैठे हैं, तो अब तो सवाल इन पर ही उठाएंगे। वैसे तो खैर ये सवाल सुनने के आदि नहीं है, चाहे इनका मोदी हो, चाहे खट्टर हो, और चाहे कोई भी हो। ये तो कमाल इन्होंने ऐसा किया हुआ ना कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ऐसा इन्होंने बनाया। वो रवीश कुमार जी कहा करते थे, बेचारे आज वो भी बेघर हो गए, बल्कि पता लगा है मुझे, क्योंकि 2-2.5 महीने से करीब मैं बिल्कुल हर चीज से दूर था, सिर्फ घर पर था, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन अभी जो ताज़ा ताज़ा अपडेट आई है कि एनडीटीवी को भी अडानी साहब ना जो है उन्होंने उसका फतवा पढ़ दिया है और रवीश कुमार जी रिजाइन कर चुके हैं। उन्होंने को मीडिया को नाम दिया था गोदी मीडिया का, लेकिन अब तो ये सारा ही गोदी गादी हो लिया। तो इसलिए अब सवाल ये आज भी हमसे पूछते हैं, वही आदत सी इनकी बनी हुई है कि बोला जी सरकार का कोई मंत्री करप्शन करेगा, बोला सवाल राहुल गांधी से पूछो। कोई बिजली मंत्री का डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ हो गई तो सवाल बोला कांग्रेस से पूछो। कृषि मंत्री से कुछ गड़बड़ होगी तो सवाल कांग्रेस से पूछो। तो इनको आदत उठ चुकी है। लेकिन जहां तक आपने एक प्रश्न उठाया है, देखिए बड़ा गंभीर विषय है। कहने को एक शहर का मुद्दा है, कुरुक्षेत्र का मुद्दा है, गीता जयंती कुरुक्षेत्र में है, लेकिन पिछले 8 साल से इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती की बात की है।
भारतीय जनता पार्टी के नालायक निकम्मे नाराकारा लोगों ने, इनके मतलब है ही नहीं, अल्ले पल्ले कुछ है ही नहीं है, सिर्फ ये है कि पैसे बनाओ मशीन है ये। नरेंद्र मोदी की जो आगे ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये पैसे उगाओ मशीन है, बाकी कुछ नहीं है। तो गीता जयंती को भी इन्होंने पैसे उगाने का केंद्र बना दिया एक। कल मैं बता रहा हूं कि कल ही मेरे पास यहाँ से कोई पुराने साथी हैं, वो यहाँ पर स्टॉल लगाया करते थे पहले, बहुत पहले से। इस बार उनको जगह नहीं देगी साहब। कल वो मेरे पास पर्चियां लेकर के आए थे, संभवतः मेरे दराज में शायद यहाँ पड़ी ना हो वो पर्ची। कल वो मेरे को दे के गए, मिल के गए एक भाई। उन्होंने मुझे बताया है कि गुजरात वालों को, जो गुजरात के नाम पे कोई ये कुछ कर रहे थे, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। अब गुजरात गुजरात कर रहे हैं ना शेर के बच्चे, तो ये गुजरात के बारे में वो भाई आया था कि उनको भी स्टॉल नहीं दिया इन लोगों ने, गुजरात वालों को भी ये दिया। उन्होंने एक लेटर मुझे कल वो, और एक वो रसीद मेरे पास कल लेकर के आए थे कि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में तो ये लोग आए थे नालायक लोग, 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 350 रुपए, सॉरी 3500 दुकान का, एक दुकान का किराया था, 3500 रुपए। 8 साल में अब आलम ये है साहब कि इस बार 85,000 रुपए उस दुकान का किराया है, जिसका 3500 रुपए। किसानों की आय तो दुगनी करनी थी 2022 तक, ठीक, जो आज तक हुई नहीं है। और अपनी आय कितनी गुनी कर ली, 3500 को 85,000 में कन्वर्ट कर दिया साहब 8 साल में। मेरे ख्याल में 20 गुना तो होगी शायद, ये 20-30, ठीक है। तो ये आलम है कि 85,000 रुपए दुकान का किराया है 15 दिन का। अब साहब मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा मोटा मोटा अंदाजा, क्योंकि मैं गीता जयंती पर जा नहीं पाया इस बार तबीयत की वजह से, लेकिन अंदाजा मेरा है कि 850-900 के बीच में दुकानें लगी हुई हैं। इस 850-900 को 85,000 से गुना कर लो साहब, उसमें से 50 स्टॉल या ज्यादा से ज्यादा 100 स्टॉल लगा लो, ऐसे होंगे सरकारी होंगे, ठीक है, बाकी तो सारे प्राइवेट है ना। तो उसको गुणा कर लो साहब, कितने करोड़ रुपया इन्होंने इन गरीब दुकानदारों से नोच लिया। नोच लिया कहूंगा मैं इसको, कि खाने के वो एक दुकान बेचारा खाने के सामान की पिज्जा बर्गर वहां पर बेच रहा है, उससे 85,000 15 दिन के ले रहे हैं। तो ये इनकी कमाई का साधन है। केडीबी ने एक धंधा बना लिया कि यार यहां से पैसे कमाओ, यहां से पैसे निकालो। वैसे गीता जयंती क्या थी, गीता जयंती एक ऐसा माध्यम है जो घर घर गीता का प्रचार कर सकता है, गीता के नाम कुरुक्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इन लोगों ने वो उसको प्रचार का नहीं बल्कि कमाई का साधन बना लिया। कुछ 2-4 ऐसे लोग खड़े कर लिए जिनके नाम पर ये टेंडर ले लेते हैं, सारे ठेके ले लेते हैं। अब साहब एक बात समझ में नहीं आई, एक साथी ने वहां पर दुकान की है कि मुझे इस बात की कितनी वो पुख्ता जानकारी मैं नहीं बताता, जो उसने मुझे बताया। मैंने पूछा यार ये तूने दुकान किससे ली है, कहने लगा साहब एक ठेकेदार से मैंने आगे दुकान ली है। मतलब केडीबी ने ठेका जो है ना वो किसी और आदमी को दिया हुआ है, आगे वो ठेके पे दुकानें दे रहे हैं। यार अगर आपने ठेका देना है, आप खुद क्यों नहीं दे सकते भाई, खुद भी तो दे सकते हैं ना। लेकिन नहीं, क्योंकि बिचौलिया बीच में रखना जरूरी है ना। मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब भाई खाने दूंगा तो पता नहीं, लेकिन खाने में तो बल्ले बल्ले कर रखी है भाइयों ने। दूसरी बात आप आ जाओ साहब गीता जयंती को लेकर के। एक बार मेरी इनके लोगों से बहस भी हुई थी, डिबेट में भी मैं गया था, तब इन्होंने कहा था कि साहब गीता के जो श्लोक हैं अब वो लंदन तक सुनाई देते हैं, लंदन तक। प्रॉब्लम ये है कि पिछले 8 साल के अंदर 2 बार तो ब्रह्म सरोवर का मुद्दा मैंने खुद उछाला है। गंदे पानी का, बदबूदार पानी का, सड़ांध उसमें तो मारती है, बदबू मारती थी। तो 2 बार जब मैंने मुद्दा उठाया तो ब्रह्म सरोवर का पानी इन्होंने साफ किया था। जो गीता के श्लोक वहां लंदन में सुनाई देते हैं, अमेरिका में सुनाई देते हैं, तो क्या वो बदबूदार पानी पूरे तालाब में जो काई लगी हुई है वो अमेरिका और लंदन में दिखाई नहीं देती साहब। पिछले 8 साल में ब्रह्म सरोवर के पत्थर 8 साल में कभी बदले आपने? अब मेरा सवाल यही है, जो लोग ये कहते हैं ना कि नुमाइंदे यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद है, विधायक है, खट्टर साहब है, ये बोलते हैं कि गीता के श्लोक लंदन में, अरे खसम, ये जो पत्थर है ये भी लंदन में दिखाई देते हैं। ये जो टूटे पड़े हैं सारे वो लंदन में दिखाई देते हैं।
जितनी गंदगी ब्रह्म सरोवर के ऊपर है, आप चले जाओ हनुमान मंदिर, दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर है, उसके पीछे इनकी पार्किंग है, वो पार्किंग कम और गंदगी का जो टिब्बा है ना वो ज्यादा बना हुआ है साहब। इसी तरीके से चारों तरफ है। तो इतना बुरा आलम ये है। अब ये कहते हैं अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती समारोह, क्या सरकार बताएगी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहां कहां इन्होंने काम किया और कितने लोग किस देश से गीता जयंती में आए हैं, क्या किया। एक बार का मुझे पता लगा, देखो मैं जो जहां तक मामला था, खुलासा हुआ था कि साहब कुछ लोग इन्होंने बाहर से बुलाए, वो भी किराया दे करके बुलाए, जहाज का किराया दे रहे हैं। तो भैया यार ऐसी नौटंकी किस लिए, हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का करना क्या है। पहले मेरा घर तो ठीक हो, मेरा घर तो ठीक नहीं है और मैं शहर की ठेकेदारी लिए घूमता हूं। आपका अपना ब्रह्म सरोवर तो आप सुधार नहीं सकते, ब्रह्म सरोवर के पत्थर आप नहीं बदल सकते, ब्रह्म सरोवर के गंदे पानी को आप साफ नहीं करवा सकते। चलते पानी के नाम पर कितने करोड़ खाए हैं। विधायक जी से पूछना किसी दिन कि साहब ये बता दो कि चलते पानी के नाम पे कितने करोड़ गए और वो चलता पानी है कहां, कहां है वो पानी। आज तक हमने कभी वो चलता पानी देखा नहीं साहब। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं, शायद विधायक साहब को तो पता नहीं, लेकिन मैं जिम्मेदार आदमी हूं, खेती बाड़ी से जुड़ा व्यक्ति हूं, मुझे पता है कि चलते पानी में कभी काई नहीं लगती और चलते पानी में कभी बदबू नहीं होती। शायद विधायक जी को पता नहीं होगा, या खट्टर, क्योंकि खट्टर साहब तो अमरूद का भी पेड़ लगाते हैं और बेरी के अमरूद लगाते हैं। तो जो आदमी बेरी के अमरूद लगा दे कि अमरूद की बेरी, तो अंदाजा लगा लो उसको इसके बारे में कितना ज्ञान होगा। लेकिन ये सवाल वहीं के वहीं है कि गीता जयंती को इन्होंने कमाई का साधन बना लिया, भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बना दिया। अपने ही आदमी बुलाते हैं साहब। अभी आज का तो मुझे पता नहीं ना, इस बार का देखे, क्योंकि मैं अब तक मैंने देखा नहीं कुछ भी वहां जाकर। नहीं, आप बता रहे हो कि भ्रष्टाचार, आपका सीधा इशारा भ्रष्टाचार की तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरकार का जो कहना है कि गीता जयंती की जो आमदन है, जो पैसा आ रहा है, वो सरकार लोगों की भलाई के लिए जो कार्यों में लगाया जाएगा वो पैसा नहीं लगाया जाएगा। 8 साल में कितना लगाया, इस बार गांव का लगाया जाएगा। ये 8वां साल है गीता जयंती का इनका, पिछले 7 सालों का हिसाब दे दे कितना लगाया। अरे शहर को लूट के तुम खा के, सड़कें शहर की बेच के तुम खा के, ब्लॉक बेच के तुम खा के, शहर में कोई ऐसी चीज है जो इन्होंने ना बेची हो। और 7 साल में लगाया कितना। मैं तो ये कह रहा हूं भाई, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता सुभाष जी, मैं ये कहूंगा कि एक बार जाकर के, मेरी विनती है व्यक्तिगत रूप से, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद है, मुख्यमंत्री गलती से आ जाए तो उससे पूछ लेना, एक बार हाथ जोड़ के पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी अग्रेशन में, लेकिन मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं हाथ जोड़ करके खट्टर साहब से पूछूंगा कि महाराज एक बात तो बता दे कि 7 साल में क्या आपको का मौका नहीं मिला। मौका मिला किस चीज का, हेमा मालिनी बुलाते हैं, यार तुम्हारी बेबे है, तुम्हारी साथी है, वो पार्लियामेंट में तनख्वाह लेती है सांसद की। वैसे तो कहते हैं कि एक व्यक्ति 2 तनख्वाह नहीं ले सकता, हेमा मालिनी सांसद होने की तनख्वाह लेती है, कुरुक्षेत्र गीता जयंती में आकर के पेमेंट लेकर के जाती है। मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, दिल्ली का अध्यक्ष है। आपने बहुत अच्छा किया, बता दिया कि लानत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर कि सम्राट शंकर जो एक प्राइवेट आदमी है, जिसको पैसे लेकर के आना चाहिए, वो तो निःशुल्क दिखे, और मनोज तिवारी हेमा मालिनी पेमेंट लेकर के जाएं। बनती है क्या यार, आपके पदाधिकारी हैं, आपके ही लोग हैं, उनको वैसे को परफॉर्म करो। और भैया हेमा मालिनी को पेमेंट करने की बजाय अगर हरियाणा की 4 छोरियों को डांस करवाते और उनको पेमेंट देते तो कितना अच्छा होता, हरियाणा की बेटी को पैसा मिलता ना। तो भाव ये है कि इन लोगों ने कमाई का धंधा बनाया हुआ है, टोटल भ्रष्टाचार है। कितनी ग्रांट ऊपर से आने के बावजूद आप 85 हजार गरीब दुकानदार से ले रहे हो, उनकी हाय कहां पड़ेगी जाकर के। कितने दिन हो गए साहब, मैं अभी परसों, मेरे एक साथी है, क्योंकि उसके उन्होंने भी दुकान वहां पर लगाई हुई है, उसने मुझे बताया था परसों चौथ कि यार कभी 2000 की होगी, मुश्किल से कभी 8-10 हजार की सेल कभी हुई होगी इसमें, जो सैटरडे संडे को। अब 15 दिन में कितने सैटरडे और कितने संडे आ गए भाई, 4 ही तो आवेंगे ना। तो 4 दिन में कितने कमा लेगा वो, 800 के 32, और बाकी के 10 दिन में 2-2 हजार, जो सही तरीका बनता है दुकानदारों को।
अगर आपने देने हैं तो जैसे मैंने कहा ना कि कांग्रेस के टाइम में 2013 में 3500 रुपए किराया था एक साल का। अरे 8 साल में आपने किया क्या, जो 85,000 बचा दिया उसका। तो मेरी नजर में देखिए, गीता जयंती, गीता कोई भारतीय जनता पार्टी का ग्रंथ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को गीता जो है वो नरेंद्र मोदी या खट्टर साहब के नहीं है बंधे हुए। भगवान श्री कृष्ण की हमारे यहाँ भी फोटो लगी हुई है, मैं भी मानता हूँ भगवान श्री कृष्ण को, गीता को मैं मानता हूँ। गीता जैसा ग्रंथ, अनमोल ग्रंथ, मुझे याद आ गया, बात तो पिछली है, लेकिन वही बात है ना भाई, अगली सिक्का दूसरी बार इन्होंने धंधा बनाया हुआ ना इस टाइप का। 38,000 रुपए में गीता बेची एक आदमी से लेकर के। गीता किसने लिखी है, किसकी वाणी है? गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है ना, उन्हीं से जुड़ी है ना। एक आदमी ने, इन्होंने एक अपना प्राइवेट बाबा बनाया हुआ है, पहले तो उसको कई करोड़ की जमीन वैसे ही लगा दी बट्टे खाते में, कुछ थोड़े मोटे दामों में दे दी, ठीक है। अब सारा सौदा उसको सौंपा, और जो गीता के नाम पर भी धंधा कर लेते हैं, गीता जयंती के नाम पर जो है ये काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको ज्यादा भला होने वाला है। और बहुत जल्द इनको, जैसे हम लोगों ने बताई दिया, मेरे ख्याल से जो ये चुनाव का रिजल्ट आया है लोकल बॉडीज का, जिला परिषद का, सरपंची का और नगर पालिकाओं का, मेरे ख्याल में खट्टर साहब को पता लग गया होगा कि कहाँ खड़े हैं। तो ये मामला ये इनको निपटना। आदमपुर चुनाव की बात कर लेते हैं। अब बताइए क्या करना है। आदमपुर चुनाव में जो हार हुई उसके बारे में क्या है? देखिए साहब, आदमपुर उपचुनाव में हार का जहां तक मामला आता है, इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका तो है कि हार जीत ही होती है भाई, नो डाउट कि हम मतलब सर जो नहीं हारे हैं चुनाव, बिल्कुल हारे हैं। और अगर हम कहें कि ठीक है कि ना साहब हम तो जीत गए, हम फलाना हो गए, ढिकड़ा हो गए, तो फिर वो भाई मतलब उसको अपने पाप ढकने वाली बात हो जाएगी। हाँ चुनाव हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने गेन भी किया है। और हारे भी अगर है, कुछ व्यक्तिगत कारण है, या ये कहते हैं कि कई बार किसी की मरोड़ खराब कर जाती है। कैंडिडेट के ऊपर इशारा नहीं, कैंडिडेट तो बेचारा क्या करे, कैंडिडेट स्टेट गवर्नमेंट में यदि हम कहें तो कांग्रेस का अभी तक कोई भी चेहरा सामने नहीं आया, क्योंकि अशोक तंवर जैसे लोग जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे जाके कुछ समय पहले। लोग अब भी देख रहे हैं कि कांग्रेस का क्या रहेगा भविष्य आने वाले समय में। देखिए सुभाष भाई, जहां तक वही बात है कि कुछ चीजें आती हैं, अशोक तंवर जैसे लोग छोड़ करके गए हैं। मैंने तब भी कहा था जब अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी थी कि अशोक तंवर का पार्टी छोड़ना या राविंदरजीत का पार्टी छोड़ना, ये लोग जो पार्टी छोड़ करके गए, अरविंद शर्मा पार्टी छोड़ करके गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दुखदायी तो था। इसमें कोई अगर हम ये कहें कि दुखदायी नहीं है, तो वो बिल्कुल दुखदायी था, और उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है। आपको लगता है कि आने वाले समय में विकल्प के तौर पर लोग आम आदमी पार्टी की तरफ भी देख रहे हैं हरियाणा में? कहाँ देख रहे हैं, सुपड़ा तो साफ हो गया। अब आपने आदमपुर का देख लो ना, जो आदमी हमारी टिकट के ऊपर इतनी वोट लेके गया था, आज वो आम आदमी पार्टी की टिकट पे कितने वोट लेके गया है। और पूरे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में लगा लो, एक जिला परिषद में जीता है भाई टिकट बांट बांट के भी। और ऐसे ही हरियाणा में है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किया कि आप देख लो, खालिस्तान का एक माहौल तैयार कर दिया पंजाब के अंदर। और पंजाब आज पीड़ित है। राहुल गांधी ने कहा था पंजाब के चुनाव में कि ये लोग पंजाब को उसी दौर में लेकर के आ जाएंगे। आज पंजाब में दिक्कत है, कानून व्यवस्था की दिक्कत है। मान साहब अपने काम में व्यस्त हैं, तो उनको तो शादी ब्याह से फुर्सत मिले तो वो कुछ अगला काम करेंगे। केजरीवाल साहब अपने उसमें मामले में फिट हैं, उनको वही बात है। वो जहां तक मैंने एक एसेस किया कि ये साथ में चलते भी वही है, भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी चलते हैं। इनको पता है गुजरात में कुछ नहीं होना, लेकिन गुजरात पहुंच गए साहब। तो ये लोग, ये तो खाता ही बंद कर दो आप, इसका जो आप है ना, ये हरियाणा के लोग हैं इतने। आपका तो खाता बंद कर दे, फिर कांग्रेस को किस रूप में लोग देखें ये बताइए ना। कांग्रेस को काम, कौन नेता है जो कांग्रेस के सामने आएगा? कांग्रेस खुद एक नेतृत्व है। नहीं, शैलजा जी अलग हैं, हुड्डा साहब अलग बातें करते हैं। देखिए आपने प्रदेश का मामला उठाया ना, प्रदेश की बात करो, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी के 70 खसम है, नहीं चलती वो तो सिर्फ। देखिए जब कोई पार्टी सत्ता में होती है ना सुभाष भाई, तब उसका मामला अलग होता है। जब सत्ता से बाहर होती है उसका मामला अलग होता है। 2014 तक कांग्रेस सत्ता में थी, तो कहाँ थे गुट? कुछ भी नहीं था, सब एक डंडे के नीचे काम करते थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और जो राष्ट्र जो अध्यक्षा हमारी सोनिया गांधी थी, सब वो उसी मामले में चलता था। नहीं तो लोगों ने तो कांग्रेस को तब भी गुटबाजी के रूप में ही देखा, तभी तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था उस समय। नहीं, कांग्रेस का सुफड़ा गुटबाजी के चक्कर में नहीं हुआ था।
कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था। आज मैं अपने गांव में गया हुआ था, वहां लोग अपने आप बोल रहे थे, बोले एक तो 15-15 लाख में साफ हो गया। मतलब कॉमनवेल्थ घोटाला, बहुत से घोटाले उस समय भी होते कांग्रेस के टाइम। कॉमनवेल्थ घोटाले में निकला क्या था, सवाल तो इस बात का है। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, मान लिया हुआ, तो उसमें कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने जिस आदमी के ऊपर आरोप लगे उसको पार्टी से निकाला, उसको पार्लियामेंट का टिकट नहीं दिया। यही कर सकती है ना कांग्रेस, फांसी तो नहीं तोड़ सकती पार्टी के स्तर पे, फांसी तो कोर्ट का मामला है। उसका खामियाजा तो कांग्रेस को भुगतना पड़ा जब सत्ता में ही नहीं रही। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको ना भाई, कि कांग्रेस ने तो उस आदमी को पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन वही आदमी आजाद चुनाव लड़के के पार्लियामेंट में पहुंच गया। तो लगा लो अंदाजा भाई कितने के लोग उसको मतलब कहाँ कहाँ सीधी से लेते हैं इस बात को। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, येदियुरप्पा के और ऊपर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, वो जेल गया, पूरी भारतीय जनता पार्टी जेल के दरवाजे पर जाकर बैठ गई। ये तो कानून का सम्मान करते हैं। और हरियाणा में क्या रहेगा आने वाले समय में, ये बता दीजिए। हरियाणा में बिल्कुल कांग्रेस सरकार बनाएगी। कौन नेता है कांग्रेस का जो आएगा अब सामने? भाई नेता देखिए ना, अब नेता तो ऊपर एक होता है। नहीं, मुख्यमंत्री की रेस में तो हुड्डा साहब भी हैं। देखिए रेस दोबारा फिर देखिए साहब, हुड्डा साहब हैं, आदरणीय बहन शैलजा जी हैं, कैप्टन अजय यादव हैं, भाई रणदीप सुरजेवाला। आपने इतने नाम गिनवा दिए, इनमें से होगा कौन? इनमें से होगा कौन? ये होगा कौन, ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा ना। पहले विधायक बनेंगे। नहीं, विधायक देखिए मेरी बात सुनो, कोई व्यक्ति यदि वोट देता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा देख के वोट देगा वो। ये ऐसा कभी नहीं होता। कांग्रेस ने कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा पहले किसी को बनाया नहीं है। मनमोहन जब 2005 में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, मनमोहन सिंह को कोई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा थोड़ी बनाया गया था। वो जीते, पार्टी की सहमति बनी, सांसदों की सहमति बनी, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो उससे पहले जब कांग्रेस सत्ता में आई थी 1991 में, उस वक्त नरसिम्हा राव जी को उसका चेहरा थोड़ी बनाया गया था। चुनाव लड़ा, सांसदों की रायशुमारी हुई, पार्टी एकमत हुई, तो नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक यही पैटर्न मुख्यमंत्री के तौर पर भी होता है कि विधायक चुने जाते हैं, विधायकों की रायशुमारी होती है, अन्य लीडरों की सलाह मशवरा होता है। जो ठीक लगता है राज्य के लिए, पार्टी के लिए, या ऐसा लगता है कि ये ठीक है, ये आगे ले जाएगा, तो उसको मुख्यमंत्री बना। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने अपने चुनाव निशान पर ना तो जिला परिषद में और ना ग्राम पंचायत में कांग्रेस का नाम था ही नहीं बिल्कुल भी। देखिए ये बात तो बहुत पहले से, कांग्रेस जो लोकल चुनाव है वो कभी भी सिंबल पे आज तक लड़ी नहीं है। उसकी वजह है बड़ी, ये छोटा चुनाव होता है, भाईचारे का चुनाव। छोटे चुनाव में तो बीजेपी ने तो अपने सिंबल पे लड़वाया जिला परिषद में। नजारा ले तो लिया, फिर 3 सीट आई हैं और गांव में मजबूत बजवा दी अलग। मैंने वही कहा ना कि कांग्रेस भाईचारा बनाना चाहती है, आपसी प्रेम प्यार पे बड़ा जोर देती है, लोगों के तालमेल पर जोर देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो जड़ ही विध्वंसकारी उस पर जुटी लगी हुई है ना, कि तोड़ना है, जाट नॉन जाट करना है, हिंदू मुसलमान करना है, दलित अगड़ा पिछड़ा करना है, और कुछ ना बचे तो पंची के चुनाव भी उस पर करवा दो, सरपंच के चुनाव करवा दो, जिला परिषद के चुनाव करवा दो निशान के ऊपर। क्यों? ताकि लोगों के अंदर और ज्यादा वो ग्रुपिज्म आए। मेरा भी खुद का यह मानना है कि जो लोकल चुनाव है वो बिना सिंबल के ही सही है, क्योंकि वो भाईचारे का चुनाव है यार। एक पंची का चुनाव है, 500-400 वोट उसके अंदर डलनी है। अगर वो 2 गली का चुनाव भी हमने सिंबल पे लड़वा दी, ये कांग्रेस ये बीजेपी, ये कांग्रेस ये बीजेपी, तो भाईचारा कहाँ रहेगा? फोटो तो तब अब भी हरियाणा के हमारे कुरुक्षेत्र में ही यदि मैं बात करूं तो 10 और 12 वार्ड, 2 ऐसे वार्ड हैं जिनके उम्मीदवारों ने कांग्रेस के ही थे वो उम्मीदवार, और अशोक अरोड़ा ने वो खड़े किए थे अब की बार, और वो जीत भी गए हैं, और अरोड़ा साहब का धन्यवाद भी किया उन्होंने। मैंने कहा ना कि ये एक व्यक्तिगत मामला है। अशोक अरोड़ा जी अकेले कांग्रेस तो नहीं है, अकेले तो कांग्रेस नहीं थे, कांग्रेस में तो और लीडर भी हैं। ना ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, ना ही उदय भान जी ने, ना ही शैलजा जी ने, ना ही किसी और लीडर ने, ना ही रणदीप सुरजेवाला ने, और ना ही केंद्रीय नेतृत्व ने कोई सिंबल अलाउड नहीं किए। लेकिन प्रत्याशियों ने तो सबकी फोटो लगाई पोस्टरों में। वही बता रहा हूं ना कि वो व्यक्तिगत मामला आता है। अशोक अरोड़ा जी ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने मैदान में उतार दिया, तो उसमें क्या अर्ज है? मेरा मन करता अगर मैं ठीक होता तो हो सकता मैं भी उतारता किसी को, किसी कहीं, ठीक है, आपसी तालमेल के साथ वो कुछ ना कुछ करते। वो व्यक्तिगत मामला है। जिसने जो कैंडिडेट खड़ा किया वो उसका व्यक्तिगत मामला था, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ा वो व्यक्तिगत मामला है। हाँ, वो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मान लिया आपने 2 वार्डों का जिक्र किया है, ठीक है, हमारे साथी है सुरेंद्र सैनी, हमारे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के वो जिला के अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा, वो जीती हैं। तो वो जीतती तो व्यक्तिगत रूप से ना, वो उनकी मर्जी है कि वो फोटो किसकी लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लिया भारतीय जनता पार्टी का आदमी हमारी फोटो लगाना चाहे, राहुल गांधी की फोटो लगा के चुनाव लड़ ले, तो उसको हम रोकेंगे थोड़ी? लड़ ले भाई तू,
हम कहते हैं, अब बहुत से लोग कर लेते हैं ऐसे। नहीं, कई आपने आपने अभी ये बात कही थोड़ी देर पहले कि बीजेपी का सुपड़ा एक तरह से साफ हो गया हाँ, पूरे हरियाणा में, तो कांग्रेस का भी तो हुआ। कहाँ भाई, कांग्रेस तो चुनाव कितनी नहीं कितनी लड़ी सीटें ना। लेगी पूरे हरियाणा में? मैं कह रहा, देखिए आधिकारिक तौर पर अगर आप देखते हैं, कांग्रेस ने चुनाव ही नहीं लड़ा, किसी से कोई पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा ना। मैं हाथ के निशान की बात कर रहा हूँ। वैसे तो कोई, मैंने कहा कि जो मर्जी चुनाव लड़े। अब एक वार्ड ऐसा था, जो मुझे याद आ गया आपके, कि वहां पर कांग्रेस के 2 लोग चुनाव लड़ रहे थे। ये जो डीपी चौधरी वाला वार्ड था मेरे ख्याल से, वहां पर कांग्रेस के 2 साथी थे, दोनों ने जो है, एक अशोक उड़ा जी ने उतारा था मैदान में, शायद सुभाष चौहान को, मेरे ख्याल से उसी वार्ड की बात है ये। और एक हमारा कोई कांग्रेस का साथी था, ज्योति सर से, उसने भी भूपेंद्र हुड्डा शैलजा की फोटो लगाई हुई थी। तो दोनों ही कांग्रेस की हो गए ना। लेकिन वो उनकी व्यक्तिगत वो थी, वो कांग्रेस का मामला नहीं था। कांग्रेस के होते तो एक होता, एक को ही कहा जाता कि हाथ का सिंबल आपको मिलेगा भाई। व्यक्तिगत जब आदमी का मामला आता है, वो उसकी अपनी निष्ठाओं के ऊपर है कि वो किसमें अपनी निष्ठा रखता है, वो किसका जो है फोटो लगा करके चुनाव लड़ना चाहता है। अब आप कांग्रेस का आदमी उसको रोक तो नहीं सकते ना। मैंने कहा ना, क्योंकि बीजेपी का आदमी या आप पार्टी का आदमी राहुल गांधी का फोटो लगा करके अगर यहाँ घूमे कि साहब मेरे को वोट दे दो, मेरे को वोट दे दो, तो लड़ ले। हमें तो अच्छा भी हमारे नेता के नाम पे वोट मिल रही है तेरे को। आपने राहुल गांधी का नाम लिया, राहुल गांधी आजकल जाने जा रहे हैं क्योंकि टीवी की सुर्खियों में भी हैं, हर एक चैनल जो दिखा रहा है कि पैदल यात्रा जो वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक मिसाल कायम की है हिंदुस्तान के इतिहास में। गांधी से गांधी, ये तो महात्मा गांधी थे जिन्होंने दांडी यात्रा निकाली थी, पद यात्रा निकाली थी। अब ये दूसरा गांधी ये आया है जिसने इतनी लंबी चौड़ी पद यात्रा निकाली है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के नालायक निकम्मे नाकारा लोग ये बोल रहे हैं, इनमें किसमें कितना दम है कि दो दो दिन राहुल गांधी के साथ चल के दिखा दे। नहीं, जब बीजेपी ने यात्रा निकाली तब राहुल जी ने जो है उनके ऊपर भी आरोप लगाए थे। तमाम कांग्रेस के नेता उस समय आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे थे, लेकिन आज स्थिति वही है, आज राहुल कर रहा है तो बीजेपी बोल रही है। नहीं, बीजेपी ने कब निकाली थी यात्रा? बीजेपी ने बहुत सी बार, अडवाणी साहब ने निकाली थी। यात्रा नहीं, पद यात्रा कभी नहीं निकाली भाई। जी, पद बस यात्रा थी। बस में बैठ कर तो यार यहाँ था, तो बोला कलकत्ता निकल जा, कोई दिक्कत है? कोई कार में बैठ कर निकल जा, कोई दिक्कत है? कोई जिस राहुल गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाया करती थी कि वो तो हिंदुस्तान में नहीं रहता, वो तो भाग जाता है, मामे के भाग जाता है, नाने के भाग जाता है, राहुल गांधी तो पैदल नहीं चल सकता, राहुल गांधी मेहनत नहीं कर सकता, उस राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को जो बीड़ा उठाया और आज तक चल रहा है और अभी और चलेगा कारवां, वो उसने साबित कर दिया कि राहुल गांधी ही असली नेता है, जमीन से जुड़ा नेता है, जमीन के साथ जुड़ा नेता है, आम आदमी का नेता है। अब देखिए साहब, वही बात आती है, कई बार मैं वो देवीलाल जी का एक उदाहरण आ जाता है, चौधरी देवीलाल का। देवीलाल जी जब रैलियां करते थे तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, बहुत अच्छे जन समुदाय होता था, लेकिन क्या हुआ कि कई बार वो सत्ता में नहीं बने रहे। वो एक लोगों का नजरिया था, लेकिन राहुल गांधी ने सत्ता से दूरी पहले बनाई है और वो नेता अब बनने, उसने जो बीड़ा जो अब उठाया है लोगों से जुड़ने का। और इस यात्रा को, ये यात्रा कोई राजनीति की, इसको देखिए भाई, अगर हम ये कहें कि राजनीति रंग इसको ना दें तो वो गलत होगा। बिल्कुल राजनीतिक दल ने राजनीति जो है वो यात्रा निकाल रहा है, राजनीतिक मायने तो निकलेंगे और निकलने चाहिए भी, मेरी खुद की व्यक्तिगत राय ये है। लेकिन असली जो जिस यात्रा का मुद्दा है वो देश जोड़ने का मुद्दा है कि जिस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल के दौरान जिस तरीके से हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, दलित पिछड़ा, फलाना ढिकड़ा, ये राजस्थान हरियाणा पंजाब गुजरात, फिरका परस्ती, कौम परस्ती, जात परस्ती, धर्म परस्ती, जो जहर इन लोगों ने फैलाया है ना, नफरत का हर हिंदुस्तानी के मन में, कि सिवाय नफरत के कोई देख ही कुछ नहीं रहा। राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो जो यात्रा है, नफरत के उस जहर को बहुत हद तक, सारा मिट जाएगा मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत हद तक लोगों के दिलो दिमाग से निकालेगी। और वास्तव में ये जो राहुल गांधी है, मैं एक बात, ये इसलिए नहीं कि मेरा नेता है, इसलिए नहीं कि कांग्रेस का नेता है, अगर आप ईमानदारी के साथ बिल्कुल निष्पक्ष होकर के रात को अपने बिस्तर पर लेटने के बाद कहीं 2 घड़ी सोचोगे ना कि वाकई में यार ईमानदारी के साथ कोई व्यक्ति इस देश में काम कर रहा है, तो वो केवल और केवल राहुल गांधी है। इसका बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, क्या जताना चाह रहे हैं राहुल गांधी पैदल यात्रा करके? देखिए, राहुल गांधी को कुछ जिताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बोला। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि राजनीति विचार भी रखने चाहिए इस मैंने मामले कहा में। ना कि तो राजनीति विचार में तो बीजेपी पूछ ही रही है कि बेनिफिट क्या है किसका? राहुल गांधी पैदल यात्रा, क्या क्या दिखाना क्या चाहते हैं लोगों को? जहां तक बीजेपी, ये यात्रा आज ही क्यों याद आई, पिछले वर्षों में क्यों नहीं आई? अब कोई साहब पूछे कि भाई कोई घर में कोई काम नहीं होता था पहले,
और कोई मंदिर में जाना शुरू हो गया तो बोला आज ही मंदिर में क्यों गया यार। ये तो बीजेपी कहती है, क्योंकि मोदी साहब मंदिर में गए उसके बाद राहुल जी भी शुरू हो गए। मोदी का पेटेंट करवा रखे हैं मंदिर। पेटेंट वाली बात नहीं है जनाब, मोदी का पेटेंट, इन्हें तकलीफ नहीं। राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, बीजेपी को तकलीफ क्यों होती है? राहुल गांधी अब पैदल यात्रा करे तब भी तकलीफ है। तकलीफ नहीं है, वो सवाल भी पूछ रहे हैं कि इससे फायदा क्या, नहीं तकलीफ हमें दिखाना क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी। अब बीजेपी पूछ रही है ना फायदा क्या है, तुम्हें चने लेने हैं हमारे फायदे नुकसान से, हम क्या कर रहे हैं, क्या तुम्हें हमने कभी पूछा बीजेपी को? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दाढ़ी रखी, दाढ़ी के बारे में उस समय कांग्रेस ने सवाल उठाए। नहीं, कांग्रेस ने कभी नहीं उठाया सवाल, बिल्कुल कांग्रेस ने कभी सवाल नहीं उठाया। सवाल लोगों ने उठाए, बोला के साबित करना चाह, बोला रविंद्रनाथ टैगोर बने हैं के, तो लोगों ने उठाए थे। मैंने कभी उसकी दाढ़ी में सवाल नहीं उठाया। मेरे ख्याल से 10 बार आपने मेरा उस टाइम इंटरव्यू लिया होगा कोरोना के दौरान में, कभी मैंने उसकी दाढ़ी की टिप्पणी नहीं। तो फिर क्या देख किसी को देखा दिखाई जो राहुल जी अब दाढ़ी पाड़ रहे हैं, फिर इसका ये भाजपा का मामला है यार। ये राहुल जी क्यों दाढ़ी रख रहे हैं? फिर अगले की मर्जी है। मेरी अभी मैं बीमार था, मैं 15 सितंबर को बीमार हुआ, और तो इतनी कमजोरी, इतनी वीकनेस आई कि मैं नहीं दाढ़ी बनाई 20 दिन तक, और मेरी भी इतनी हो गई थी। तो अब मतलब मैंने कटवा। राहुल जी तो बीमार नहीं, वो तो पैदल यात्रा कर रहे हैं। नहीं, टाइम है भाई, लोगों से मिलने में इतना बिजी है। अब वो दाढ़ी बनाए कि दाढ़ी बनाने में 15-20 मिनट लगते हैं, ठीक है ना? 15-20 मिनट में अगला 20 आदमी से मिलता है, तो वो ज्यादा अच्छा है। अपनी दाढ़ी, ये नरेंद्र मोदी है ना, मेकअप करूंगा, फिर स्टेज पे आऊंगा, ये भवें ठीक करूंगा, फिर ऐसे ऐसे करूंगा। ये नरेंद्र मोदी नहीं है, राहुल गांधी है। राहुल गांधी है, वो मेकअप में अपना वक्त जाया करते हैं। वो 4 आदमी उनके मेकअप पे लगते हैं। कोई यहाँ से शीशा दिखाता है, वो आधा घंटा तो मेकअप करने पे लगाते हैं महाराज जी, और फिर वो पब्लिक के बीच में आते हैं। तो राहुल गांधी के मन में ये है कि भाई मैं 1 सेकंड भी जाया क्यों करूं? अगर 1 सेकंड भी मिलता है दाढ़ी बनाने के लिए तो वो जनता को दूं। यात्रा के बाद दाढ़ी बना लेंगे, क्या दिक्कत होगी? और एक और बात मैं करूं, मतलब भाजपा को क्या तकलीफ है इनकी दाढ़ी से? तुम्हारा प्रधानमंत्री दाढ़ी रख ले तो तुम्हें मतलब बड़ी अच्छी लगती है। नहीं, आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ नेताओं द्वारा कि वो भाजपा के भी नहीं है, भाजपा से अलग भी बहुत सी पार्टियों के नेता हैं जो आरोप सीधा राहुल के ऊपर ये लगा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ने अपनी दाढ़ी रखी तब सवाल उठाए गए, तो आज राहुल गांधी के ऊपर क्यों ना सवाल उठाए? सवाल कोई राहुल गांधी ने उठाए थे क्या उस टाइम पर प्रधानमंत्री की दाढ़ी पे? नेताओं ने उठाए थे उस समय। नेताओं ने, कांग्रेस के किसी नेता ने दाढ़ी नहीं, नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी की। तब तो रविंद्रनाथ टैगोर की उदाहरण दिया गया था उनको। साहब मैं बता तो रहा हूं ना कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस के किसी भी नेता ने नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी के ऊपर सवाल ना कभी उठाया था, ना है, और ना ये कांग्रेस की फितरत है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया करती, ना करती और ना करेगी। ये व्यक्तिगत टिप्पणियां, व्यक्तिगत राजनीति करना नरेंद्र मोदी साहब का, भारतीय जनता पार्टी का काम है, हमारा काम नहीं है। हम देश की बात करते हैं, हम प्रदेश की बात करते हैं, हम समस्त समाज की बात करते हैं, हम लोगों के विकास और डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, हम लोगों के लिए रोजगार की बात करते हैं, हम लोगों को, उनको संसाधन कैसे जुटाए, उनका जीवन स्तर कैसे उठाया जाए, ये बात हम करते हैं। हम व्यक्तिगत बात नहीं किया करते। पिछले 60 साल, जो 60 साल का उदाहरण बीजेपी लगातार देती है ये कि 60 साल में कांग्रेस ने किया क्या? अभी आप इतना कुछ तो आपने गिनवा दिया, तो 60 साल में हुआ क्या फिर? तो जो बेचा है नरेंद्र मोदी ने वो क्या इनके मतलब पुरखों ने बनाया था क्या? BSNL बेचा भाई, एयर इंडिया बेची, रेलवे बेची, देश की सड़कें बेची, स्टील प्लांट बेचे, हवाई जहाज बेचे, छोड़ा क्या है? वो जो ये बेचा है ना, चैनल भी बेच दिया, चैनल बेच दिए, मतलब छोटा वो जो बेचा है वो मतलब घर से बना के लेके आया था क्या? मेरी बताने की जरूरत नहीं, लोग ही बोल रहे हैं, तो अपने आप ही अपने आप बोल देते हैं लोग, हंसते हैं लोग अब इनके ऊपर, इसीलिए कहीं गांव में शहर में जाने के काबिल नहीं है, लोग हंस रहे हैं अब इनके ऊपर। और ये वाकई में एक बात बता, जब कोई, अब प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया, मुझे याद आ गया आपके बताते बताते, मजाक की बात भी और हकीकत भी। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग मुझे किलो के हिसाब से गाड़ियां दे रहे हैं, किलो के हिसाब से। तो किसी ने फेसबुक पर लिखा, बोला यहां भी भ्रष्टाचार हो गया, बोला लोग गाड़ियां दे रहे हैं टनों के हिसाब से और प्रधानमंत्री बता रहे हैं किलो के हिसाब से। तो जब प्रधानमंत्री के ऊपर इतनी छोटी टिप्पणी होने लगे ना, दुख तो आता है, मुझे आता है कि देश के प्रधानमंत्री की गरिमा इतने नीचे गिर चुकी है कि लोग गालियां देने लग गए यार। आज तक बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं, कुछ सारे कांग्रेस के नहीं, वे दूसरे दलों के भी हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर कभी भी इतनी भद्दी गालियां नहीं दी गई कि लोग वीडियो बना बना करके गालियों के पोस्ट करें एफबी पर। ये अच्छा लगता है? मुझे नहीं लगता। शायद भारतीय जनता पार्टी का कल्चर होगा। नहीं, कांग्रेस को क्या लगता है, क्योंकि आप तो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, 1 साल बचा है जो अभी जो चुनाव होने हैं, सांसद साहब के जो चुनाव होंगे, MP के चुनाव,
1 साल का लगभग समय रह गया है। आपको क्या लगता है कांग्रेस अब की बार निकाल पाएगी सीटें? 101% निकालेगी, क्योंकि लोग पता क्या ना, वो काठ की हंडी एक बार चढ़ ले, नहीं, दो लोग बार तो चढ़ कहते हैं जी ले। मोदी दोबारा आएगा। कब कहते हैं? लोग कहते हैं। ना जी ना, मैं तो आज अभी 3 गांवों में जाकर आया भाई, और 2.5 महीने के बाद गया हूँ। लोग देख कर चिमट गए, कहाँ थे जी, कहाँ थे, और बोला इसका पेंडा चटाओ। हर गांव में ये हाल है। अब कौन से मोदी वाले देखो, वो जो है ना अंधभगत, और जो मानसिक रूप से हो चुके हैं, देखो उनकी तो गारंटी नहीं नहीं, है। प्रधानमंत्री का कांग्रेस से फिर चेहरा कौन रहेंगे? राहुल गांधी। अरे प्रधानमंत्री बन जाएगा, आप चिंता क्यों करते हो? राहुल गांधी बनेगा, कोई तो बनेगा, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। और राहुल गांधी जैसा अगर प्रधानमंत्री आता तो मैं कहता हूँ इस देश का सौभाग्य होगा। नहीं, बहुत से लोगों की आवाज जो है प्रियंका भी है। देखिए साहब, अब वही बात है कि प्रियंका जी अभी लीड नहीं कर रही हैं, प्रियंका जी सहयोगी की भूमिका में है। अभी राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। ये तो लोग ना बहुत हमारे, से लोगों को तो ये भी कहना है कि प्रियंका को राहुल से ज्यादा ज्ञान है। अब वो पता क्या है साहब, वो कुछ लोग ऐसे भी है ना जो हमारे घर में जोत बजाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है, जोत नहीं बजेगा। दोनों भाई बहन है, और उसने बड़े ओपन शब्दों में कहा है प्रियंका जी ने कि मैं राहुल गांधी के साथ हूँ, राहुल गांधी का साथ दूंगी। और कोई भी बहन अपने भाई का कभी बुरा नहीं चाह करती, कोई भी बहन हो। तो प्रियंका गांधी के वो तो साथ हैं, वो राहुल के लिए काम कर रहे हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। उनको पता है कि राहुल एक बेहतर, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री साबित होंगे। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का कि अभी तक उनको कमांड उन्होंने संभाली नहीं थी। क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर ईडी की, रीडी की सभी रेडें जो है वो करवाई थी प्रधानमंत्री ने। तो लोग क्या समझ रहे हैं कि आने वाले समय में यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो इनके ऊपर भी रेडें ऐसी डलेंगी, किन के ऊपर? इन बीजेपी के ऊपर। ये बेचारे, पता देखो, वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मामला है। अगर भाई मैं हूं ना सत्ता में, तो मैं तो चुन चुन का हिसाब लूँ सारा इनका, जो ऐसा ऐसा काम करते हैं। देखिए, बदला लेना हमारी फितरत नहीं है, लेकिन जो आदमी जुल्म की इंतहा करता है, जो आदमी दूसरे लोगों का जीना हराम करते हैं, जो व्यक्ति, जो शख्स दूसरों की सांस लेना दुभर कर दे, उस आदमी का हिसाब तो होना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि कांग्रेस इस माटी की पार्टी नहीं है। कांग्रेस का ये रिवाज नहीं है। कांग्रेस वही कहती है कि सिर्फ हमें कुछ नहीं, हमें यार देश के विकास से मतलब है, ये है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका हिसाब चुकाना चाहिए। अगर मेरी चली और मेरे से कोई पूछा जाए तो मैं कहूंगा जरूर कि जुल्म की इंतहा को खत्म करना भी कहीं ना कहीं उसका एक सबक मिलता है। उन्हें तो लोग इन्होंने तो हद ही कर दी। तो ये बात है। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि अभी आप बहुत दिनों बाद बार एसोसिएशन में पहुंचे होंगे, बताया जा रहा है, अखबार की सुर्खियां भी हैं कि लड्डुओं से जो है आपका स्वागत हुआ। उस बारे क्या कहेंगे? क्योंकि एडवोकेट जो है सभी खुश हो गए होंगे आज तो, क्योंकि आप भी काफी लंबे अरसे के बाद जो है वहां पर गए हो। क्या देखिए सुभाष भाई, मतलब बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा स्नेह जी। उन लोगों का मेरे साथ है। और बिरादरी है मेरी, वकील दीनानाथ अरोड़ा जी का भी आ रहा है नाम बीच में। दीनानाथ अरोड़ा उन्होंने तो आपको गले मिल के। मेरे बड़े भाई हैं। वो आज के नहीं है, वो तो जब हम कांग्रेस में, मतलब मैं शुरू हुआ था तो मेरे से पहले कि वो कांग्रेस है, मेरे से सीनियर हैं कांग्रेस में, और हमने इकट्ठा काम किया है। तो ऐसे ही जितने भी वकील साथी हैं, जो भी हैं, वो सब भाई हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ उनको। मतलब मैंने अभी पहले शुरू में यही बात कही थी कि मैं न केवल बार के लोगों का, उन्होंने तो लड्डू बांटे हैं, लेकिन जिन लोगों ने लड्डू नहीं बांटे लेकिन दिन रात दुआएं की, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। और मैं किसी भी एक व्यक्ति का कर्ज नहीं उतार पाऊंगा इस जन्म में, तो जिन लोगों ने मेरे को शुभकामनाएं दी और मेरे को दुआएं दी हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा, यही रहेगा कि जितना मेरा जीवन है, जहां तक मैं जी पाऊं, मैं इस देश के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, एक एक सांस मेरी अगर चले, तो मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं मैंने उन लोगों की दुआओं का और शुभकामनाओं का थोड़ा बहुत हिस्सा कुछ चुकाया है। और मेरा यही प्रयास रहेगा। राजनीति में हूँ, सामाजिक जीवन में हूँ, कोई पद मिलता है उस पर के रह करके, पहले भी रहा और आगे भी। क्योंकि और आपको प्रेरणा मिलती है जब आप देखते हैं कि यार ये इन लोगों की भावनाएं आपके साथ जुड़ी हैं। इतनी भावनाएं मेरे साथ लोगों की जुड़ी हैं, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से लोग मुझसे जुड़े हैं। तो मैं उन तमाम साथियों का बिल्कुल हाथ जोड़ करके आपके कैमरे के सामने, एक एक साथी का जिसने इतनी सी भी दुआ मेरे लिए की है, उसका दिल से धन्यवाद करता हूं। और सांस में सांस रहेगी जब तक, ये मेरा वादा है कि जब देश का मामला आ गया तो मेरे ख्याल से हर आदमी का आ गया कि इस देश के लिए जाऊंगा और देश के लिए ही आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत शर्मा जी, एडवोकेट भी हैं और बेबाक बातचीत के माहिर हैं। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद दोस्तों।